बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द लेंथ एंड विड्थ रिस्पेक्टिवली ऑफ द रेक्टेंगल, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। फर्स्ट स्टेटमेंट है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40 एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। इन्होंने कहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, इस तरह होता है, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ इस तरह है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका एरिया जो है, मैं इसमें लिख रहा हूँ, एरिया होता है एक्स वाई और पेरीमीटर को पी से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाता है 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई। तो पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी लेंथ विड्थ और जो भी किसी भी किस्म की फिगर अगर दी हुई है तो उसमें जो पेरीमीटर होता है वो हम उसकी सारी साइड्स को ऐड करते चले जाते हैं। तो सम ऑफ ऑल साइड्स जो है वो हमारा पेरीमीटर होता है। रेक्टेंगल में सिंपल सी 2 लेंथ हैं ये वाली और 2 विड्थ हैं, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये वाई है, ये भी वाई है। तो 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई जो है, या 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ कह लीजिए, वो पेरीमीटर के बराबर है। और जब हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है हमारा एरिया ऑफ द पेरीमीटर। अच्छा, अब यहाँ जब हमसे पूछा गया है कि इफ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, व्हाट इज़ द पेरीमीटर, तो क्या पेरीमीटर हमारा इससे पता चल सकता है? तो अंदाज़ा ये हुआ कि नहीं चल सकता, लेकिन स्टूडेंट माशाल्लाह बहुत बासलाहियत हैं और वो इससे निकाल लेते हैं। और करते क्या हैं कि 2 से जो है वो इसको 40 को डिवाइड कर देते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 आ गया, बस ख़त्म। और 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, या ये कि 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और यहाँ मल्टीप्लाई, इसको छोड़ देते हैं। ये तो पहले से ही 2 से मल्टीप्लाई, ये स्टूडेंट की सोच बता रहा हूँ मैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको किसी भी तरह से कोशिश करें। यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ अकेले, जबकि पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो 2 टाइम्स ब्रैकेट x प्लस वाई है। तो उस सूरत में आपका ये 2 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होना ज़रूरी था, तो पता चला कि जनाब 40 इसका पेरीमीटर है। लेकिन ऐसा नहीं है, और ना आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और ना इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स के आपका आंसर स्टेटमेंट 1 से नहीं आ रहा है। स्टेटमेंट 1 जो है वो सफिशेंट नहीं है, इनसफिशेंट है, ठीक है, नॉट सफिशेंट, नो लिखने। एक बात तो ये हो गई। दूसरी तरफ स्टेटमेंट 2 में बहुत क्लियरली एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 50 दिया हुआ है। अगर आप इसकी इक्वेशन को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 50, तो ये हो जाएगा 2x y इज इक्वल्स टू 100, और दैट मीन्स के पैरामीटर जो है वो 100 है। अब यूनिट चाहे कुछ भी हो, तो वो स्टेटमेंट 2 जो है आपका वो सफिशेंट है। तो स्टेटमेंट 2 जब सफिशेंट है तो आपका जवाब आ गया। इसका मतलब ये कि आपका की चॉइस जो है वो बी है, क्योंकि ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ सफिशेंट। तो इस सूरत में आपकी चॉइस होती है बी, ठीक है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बुक्स आर ऑन द बुक शेल्फ। फर्स्ट स्टेटमेंट, द बुक शेल्फ इज़ 12 फीट लॉन्ग। नंबर 2, द एवरेज वेट ऑफ ईच बुक इज़ 1.2 पाउंड्स। तो बहुत आराम से ये बताया जा सकता है, ज़रा सा भी अगर कोई सोचने वाला हो स्टूडेंट, तो वो बहुत इत्मीनान के साथ बता सकता है कि इसका आंसर ई होगा। ई इसलिए होगा कि बुक शेल्फ की लेंथ दी हुई है कि 12 फीट है, उससे हमें ये नहीं पता चल सकता कि हाउ मैनी बुक्स आर ऑन द बुक शेल्फ, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में चूँकि इन्होंने इसका वेट दिया हुआ है, तो एवरेज वेट ऑफ ईच बुक, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे भी ये पता नहीं चलाया जा सकता
कि नंबर ऑफ़ बुक्स जो हैं बुक शेल्फ में कितनी रखी हुई हैं। जब स्टेटमेंट 1 भी नाकाम हो जाए, जब स्टेटमेंट 2 भी नाकाम हो जाए और इनको कंबाइन करने पर भी नज़र आ रहा है कि कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, दोनों को कंबाइन करेंगे तो भी स्टेटमेंट जो हैं वो सफिशेंट नहीं होंगे, लिहाजा इस सूरत में हमारी चॉइस जो है वो हो जाती है ई। तो इसका जवाब हुआ ई। अच्छा, व्हाट इज़ ए प्लस बी प्लस सी? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, ये जो गिवन है ये इक्वेशन नहीं है एक तो, ठीक है, इक्वेशन नहीं है। अगर इक्वेशन भी होती कि इक्वल टू समथिंग कोई नंबर या इक्वल टू 0 होता तो हम ए प्लस बी की वैल्यू 3 पुट करते, यहाँ पर सी की वैल्यू आ जाती, फिर आगे जाकर इधर से कुछ कर लेते, कुछ इधर से करते, कंबाइन करके इनको कर लेते। लेकिन ये 3 वेरिएबल हैं, यहाँ 2 वेरिएबल अगर आप यहाँ पर पुट कर भी दें तो इसका रिज़ल्ट हमें नहीं पता चलेगा कि सी की वैल्यू कैसे आ सकती है, कहाँ से आएगी, नहीं आएगी। या आप अगर a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2 रख दें तो b की वैल्यू क्या आएगी ये भी हम नहीं बता सकते। तो स्टेटमेंट 1 से भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। स्टेटमेंट 1 जो है ये भी सफिशेंट नहीं है, नॉट सफिशेंट। और स्टेटमेंट 2 जो है ये भी सफिशेंट नहीं है, नॉट सफिशेंट। ठीक है, ऐसी सूरत में अच्छा कंबाइन करने पर भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप a प्लस बी और a प्लस सी को कंबाइन कर दें, यानी किसी भी शक्ल में, चलिए ऐड कर दिया आपने, अगर ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 5। तो 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 5 नहीं चाहिए, हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी कितना है, वैल्यू क्या है, कितना है। अच्छा, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो a एलिमिनेट हो जाएगा, इक्वेशन जो है वो b माइनस सी की शक्ल में निकल आएगी, उसका आंसर 1 होगा, वो भी बेकार है। तो कंबाइन करने पर भी आंसर नहीं आ रहा है और इंडिविजुअली भी आंसर नहीं आ रहा है, तो हमारी चॉइस जो है वो हो जाएगी ई, जैसा कि होता है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद मैं आपको और इसमें एक शामिल करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें शामिल, और वो मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपको कि इज x ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन ये है कि इज x ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा हुआ है। स्टेटमेंट 1 x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, x क्यूब इज इक्वल्स टू 8 या माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 16, अगर हम इसको लेकर चलें कि x रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 इधर ले आए, और अगर इसका 4th रूट ले लिया जाए तो आंसर जो है वो प्लस माइनस 2 की शक्ल में आएगा, सिर्फ +2 नहीं आएगा। ये मैं समझा के थक गया हूँ कि जब आपके पास, फ़र्ज़ कीजिए, ये अलग से लिख रहा हूँ मैं, फ़र्ज़ कीजिए कि y की वैल्यू जो है वो अगर 4 है, ठीक, y स्क्वायर अगर आपके पास 16 है तो y की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, प्लस माइनस 4 होगी, सिर्फ 4 नहीं होगी। स्टूडेंट समझते हैं कि बस आंसर 4 आएगा, एक ही आंसर आएगा। आप यूँ देख लीजिए कि +4 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 16, -4 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 16, लिहाजा हमें प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ लिखना पड़ती हैं। अच्छा, इस सूरत में हमारे पास जब एक से ज़्यादा आंसर आ रहे हों, वैल्यूज़ बन रही हों, तो कहते ये हैं कि हमारा जो यूनिक वैल्यू है वो नहीं है x की, लिहाजा यहाँ से हमारा आंसर नहीं आया, ठीक। उसके बाद हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 जो है वो नॉट सफिशेंट, ये तो बात हो गई ख़त्म। x क्यूब इज इक्वल्स टू 8, इसको इधर ले गए और क्यूब रूट लिया तो x इज इक्वल्स टू 2, +2 आएगा सिर्फ। क्यूब जब हटता है, क्यूब रूट लेने पर जब हम क्यूब हटाते हैं
तो दूसरी तरफ लिखा हुआ नंबर सिर्फ अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, सिर्फ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब स्क्वायर या फोर्थ रूट लिया जाएगा, स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट लेंगे, तो यहाँ जो भी नंबर लिखा होगा उसका आंसर आएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। स्टेटमेंट 2 से हमें पता चल रहा है कि x जो है ग्रेटर देन 0 है, x इज़ पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0 इट इज़ 2। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट 2 ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, जिसका मतलब ये कि हमारी चॉइस जो है वो बी है। इस तरह आज की वीडियो मैं कंप्लीट करता हूँ, यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और इसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।